सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये तो अब उन्होंने दरख्वास्त की है, इल्तिजा की है कि सुमोटो एक्शन लिया जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से कि इस रिपोर्ट पर जो दस्तखत कुनंदा हैं उनको बुलाया जाए। अब देखना यह है कि ये जो रिपोर्ट जिसके बारे में इंतज़ार किया जा रहा था, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है या नहीं है। पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट, सिंध हुकूमत ने, होम डिपार्टमेंट ने इस रिपोर्ट को शाया कर दिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, आपको भी इंतज़ार होगा कि JIT में क्या चीज़ें आती हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे थे गुज़श्ता रोज़ भी, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके बारे में कहा गया कि जी वो फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से, क्योंकि उनकी मुलाकातें हुई हैं, वो हलफ बर्दारियाँ हैं, चीज़ें हैं, तमाम तर जो चीज़ें चलती रही हैं मीडिया पे भी, फिर इकबाली बयान के हवाले से भी बताया जाता रहा। ये रिपोर्ट उससे मुख्तलिफ है, ये कहना है अली जैदी साहब का। तो ये रिपोर्ट भी टेम्पर्ड हो गई है। देखिए, अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर नहीं हैं। ओरिजिनल रिपोर्ट क्या थी वो भी हमने नहीं देखी, और ये मौजूदा रिपोर्ट जो सामने आई है इसकी तफसीलात भी अभी देखना बाकी हैं। लेकिन इसके बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारी आंखों के सामने हुई हैं, कम से कम उन चीज़ों का ज़रूर पता चलना चाहिए। पहली बात यह कि उज़ैर बलोच का और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बाहमी ताल्लुक़ का पता ज़रूर चलना चाहिए कि इनका बाहमी ताल्लुक़ क्यों था, क्योंकि वो उनके पैटर्न इन चीफ जो थे उज़ैर बलोच के, वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जलसा हुआ था और उज़ैर बलोच ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और उस जलसे के अंदर GDA की लीडरशिप गई थी, और ये जो अयाज लतीफ़ पलीजू हैं वो गए थे वहाँ पर, और उसमें एक खातून भी फायरिंग का निशाना बन के जो है वो जाँ बहक हुई थी, और बहुत ही ब्रिलियंट खातून थी, और बड़ा उनका सिंध की सियासत में और सियासी अमल में बड़ा किरदार था। उनका भी पता नहीं चल सका है कि वो कैसे हुआ, और ये कि इत्तेहाद जो था GDA वालों का और अपना उनके और भी बहुत से इत्तेहादी थे, उनका क्या था। फिर ये जो आप कह रहे हैं कि फरियाल तालपुर के और उज़ैर बलोच के बाहमी ताल्लुक़ का, या जरदारी साहब के बारे में जो नाम लिया जाता है कि उनका क्या बरह रास्त ताल्लुक़ था, किस तरह की सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ें उसने कही हैं तो उनको मंजर आम पर लाना चाहिए। JIT को हम कोर्ट वर्डिक्ट नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि अदालती फैसला है, ये नहीं कह सकते कि बस इसकी बुनियाद पर लोगों को पकड़ लिया जाएगा। और एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इतनी ज़्यादा एजेंसीज कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन, तो जो अंडर प्रेशर मुलजिम होता है, और यह इसको मैं बिल्कुल कहता हूँ कि वो मुलजिम है, इन्वॉल्व है बहुत से वाक़यात में। जिस तरह से अरशद पप्पू के भाई का वाक़या हुआ था, अरशद पप्पू भी खुद एक क्रिमिनल था और उसका भाई भी, लेकिन ये कि उसके साथ जिस तरह उसका सर गर्दन उसकी अलग की गई, जिस तरह से उसकी गर्दन से फुटबॉल खेली गई, ये सारा कुछ उज़ैर बलोच के सामने हुआ था। अच्छा, मैं शामिल गुफ्तगू करता हूँ। तैमूर तालपुर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सूबाई वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये JIT रिपोर्ट आप लोगों ने शाया कर दी, लेकिन उसके बाद आज अली जैदी साहब जब शुरू से JIT रिपोर्ट के पब्लिक करने की बात करते हैं, वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये वो JIT रिपोर्ट ही नहीं है जो उनके पास मौजूद है और जो हकीकी रिपोर्ट है। आप लोगों ने कोई तब्दीली की है इसमें, क्या चक्कर है कि वो मान नहीं रहे इस रिपोर्ट को और वो इल्तिजा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि वो नोटिस लें इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो आप मुझसे वजाहत दे रहे हैं कि ऐसे आदमी के लिए जो कि यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सका, हाँ सेलेक्ट होकर वफाकी वजीर जरूर बन गया। सेकेंडली, जो JIT की रिपोर्ट यहाँ पर आई है, ये JIT की सिंध हुकूमत का कारनामा नहीं है। ये JIT एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें आपकी एजेंसीज, आपके रेंजर्स, आपकी खुफिया एजेंसियां, आपकी सिंध पुलिस, सबने मिलकर एक रिपोर्ट शाया की है। तो ये अगर खालिद सिंध हुकूमत होती तो जरूर अली जैदी को मौका मिलता, वो आके हम पे क्रिटिसाइज करता और इस रिपोर्ट को गलत होने की बातें करता। बेसिकली अली जैदी साहब खुद बहुत शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने उलट पुलट सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज्यादा बोल दिया असेंबली के, नेशनल असेंबली के इजलास में, जिसकी वजह से अब वो अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए अपने झूठ को मजीद खस्ता करते जा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट में अगर आपको कोई खामी नजर आती है, अगर आपको कोई शक शुबा है, तो हमारे वफाक के बहुत से अदारे इनमें इन्वॉल्व थे, उनसे वजीद
आप पूछ सकते हैं, वहाँ से वजाहत आ सकती है। तो इनकी गलत बातों पर मेरे ख्याल से सुनने का, क्योंकि अभी तक ये या इनके कायद इमरान खान या इनकी पार्टी ने सिवाय झूठ और झूठे आसरे और झूठे वादों के अलावा अभी तक कुछ किया नहीं है। लिहाजा इनको मेरे ख्याल से हीट देने की हमें कोई खास जरूरत नहीं है। जब वो उन्होंने जो एक बात की नबील गबोल साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात भी उन्होंने कहा कि JIT रिपोर्ट जो आई है वो ये JIT रिपोर्ट नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा गबोल साहब जो हैं वो भी ये समझते हैं कि ये रिपोर्ट में कुछ रद्दोबदल है। दूसरा एक जो तालपुर साहब उन्होंने ये बात की है कि एक आदमी के बारे में जिसने कत्ल किए हैं या जिसने कुछ दंगा फसाद किया उसका नाम है, कराने वालों का नहीं है। अब वो कराने वालों में आपकी क़यादत पर बात कर रहे हैं, कहते हैं जी उनका नाम नहीं है, उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं, तमाम तर चीज़ें, कहते हैं बिल्कुल रूल आउट कर दिया गया इस तमाम तर चीज़ों को। अगर हमारी पार्टी की इसमें कोई करीब से भी हवा गुजरती तो यकीन करें जिस तरह से झूठे केसेस में जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहिबा को, खुर्शीद शाह साहब को, मुझे और मुझ जैसे बहुत पार्टी कारकुनों इन लोगों ने ऑलरेडी नैब में गिरफ्तार किया हुआ है, हम सब भी अंदर जाते। एक्चुअली मसला यह है कि जिनका उज़ैर बलोच नाम ले रहा है वो इनके इत्तेहादी हैं, वो इनकी वफाकी वजारत लेके बैठे हुए हैं, वो इनकी GDA को हेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिनका ये नाम लेता है वो खुद अलग अलग किस्सों में इन्वॉल्व बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो सानिया किया था जिसमें 100 लोगों की का मर्डर हुआ था एक फैक्ट्री के अंदर कराची में, वो इनके इत्तेहादी होके बैठे हैं। तो दैट इज एक्चुअली द रीजन कि नाम क्यों JIT में नहीं आ रहा, कि कौन कौन उज़ैर बलोच के साथ था, किसके कहने पे वो ये फसाद करता था, किसके कहने पर उसके अफसरान लगते थे। दैट इज द एक्चुअल रीजन। आप खुद समझ सकते हैं आज के इस टाइम पर अगर थोड़ी सी भी किसी खुर्क भी मिल जाएगी पीपल्स पार्टी किसी चीज में इन्वॉल्व है तो क्या वो सुख का साथ लेंगे जब तक हमारे साथ ज्यादती ना करें। तो दिस इज बेसिकली देयर ओन पार्टी, इनकी अपनी क़यादत, इनकी अपनी GDA, इनकी अपनी लीडरशिप जो इनके साथ मुलविस है, इसलिए आपके सामने नाम जो है सामने नहीं आ रहे। सही। अच्छा तालपुर साहब हमारे साथ ही रहेगा हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर्स बाय असेंबली हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब इस वक्त एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि ये होम डिपार्टमेंट ने शाया की, कहा गया कि मुख्तलिफ एजेंसीज, मुख्तलिफ लोग शामिल थे इस JIT में, तो ये वो रिपोर्ट है। लेकिन अली जैदी साहब आपके वज़ीर हैं और वो वज़ीर इत्तलात के साथ बैठे हुए, उन्होंने इस रिपोर्ट को डिनाई किया कि ये रिपोर्ट ही नहीं वो है जो रिपोर्ट असली थी। तो असली रिपोर्ट में क्या ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए थी, इस रिपोर्ट का हिस्सा वो नहीं है? असली रिपोर्ट कोई छुपी हुई डॉक्यूमेंट नहीं है। असली रिपोर्ट पर भी 4 इदारों की, जिसको वो कह रहे हैं कि नकली, असली रिपोर्ट वही है जिसमें पाकिस्तान के बड़े इदारों के ऑफिसर्स के सिग्नेचर शामिल हैं। वैसे तो JIT जो इन्होंने निसार मुराई की दी है उसके अंदर भी 3 लोगों के, न रेंजर्स का साइन है न MI का साइन है, और इनकी दोनों रिपोर्ट्स के अंदर जो इनके कमेटी के सरबराह थे वो सिंध पुलिस के अफसरान थे। एक में इनका लाडला बच्चा था, दलेर बच्चा अनवार, और दूसरा फिदा जावरी। फिदा जावरी जो है वो आज तक बड़ी लिक्रेटिव पोस्टों पर रहता है, आज भी एक जिले का SSP है। तो जो दूसरी रिपोर्ट है वो ऐसा ही है जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गए थे, शर्जील मेमन के कमरे से क्या निकला था और क्या बन गया था। तो ये वो एक फिक्टिशियस, झूठी, एडिटेड रिपोर्ट है जो सिंध गवर्नमेंट ने कल पेश की है, और हमने अपील की है और हम करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार साहब, एक हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अली जैदी साहब भी जाएंगे, और वो एक सोमोटो एक्शन लें या हमारी दरखास्त पे अमल करें। और जिसके देखी चुके 164 का बयान भी मौजूद है उज़ैर बलोच का। उज़ैर बलोच खुद जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम अफसरान भी JIT के जो है वो भी बकायदे हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट बुला ले और पता चल जाए कि जाली JIT कौन सी है और असली JIT कौन सी है। जो असली JIT है जो कि जिसमें से इन्होंने ना, अच्छा सुनिए ना, जब JIT पब्लिक नहीं कर रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कुछ नहीं था इसके अंदर तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। जैसे ही अली जैदी साहब से हाई कोर्ट गए, वेरी नेक्स्ट डे ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दरखास्त लगा दी कि इसमें बड़े सीक्रेट्स मौजूद हैं जिसलिए इसको पब्लिक ना किया जाए। तो कुछ तो दाल में काला था या दाल ही काली थी, जिसकी वजह से ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और इन्होंने कहा कि जी इसको JIT को पब्लिक ना किया जाए, इस JIT को रोक दिया जाए। तो मैं समझता हूँ, और जो JIT जो ओरिजिनल JIT है तो उसमें बड़े बड़े इल्जाम थे। उसमें था कि रेंजर्स के एहलकारों
हवलदार जहाज मुनीर मोहम्मद को उजैर बलोच के जरिए किसने कत्ल करवाया वो पता चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पूछ लेगा। और उसके बाद बाबा लाडला दीगर साथियों जहांगीर को किसने कत्ल करवाया वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पता चल जाएगा। 1 करोड़ रुपए भत्ता किसको मिलता था उसमें लिखा हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, मैं कोई खुद नहीं, मैं चाहता हूँ वो जीआईटी मौजूद है। 1 करोड़ रुपए मांगना भत्ता पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को मिलता था, किसको मिलता था वो सुप्रीम कोर्ट में बुला ले, पता चल जाएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी और फिशरीज में पीपल्स पार्टी के में भर्ती कराया, इसका ही पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ ऐसे खौफनाक 198 लोगों को कत्ल कराया गया। किसने कत्ल कराया? 198 लोग इस शहर के बाकी थे, अरबों रुपए भत्ता कलेक्ट किया गया। कौन सा भत्ता ग्रुप, किसने भत्ते लिए? ये सारे इल्जामात जो जीआईटी का हिस्सा, मैं क्लोज कर दूं अपनी बात, ये जो जीआईटी उन्होंने दी है ये झूठी जीआईटी है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाके आप देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और असली जीआईटी के अंदर तमाम उन लोगों के नाम पीपल्स पार्टी के लीडर्स के नाम मौजूद हैं जिन्होंने कत्ल करवाया, जिन्होंने आप पता है ना हलफ जो लिया था। सही, तो असली और नकली जीआईटी वाला मामला आ गया है कि वो असली जीआईटी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट अगर जाता है तो फिर वहां जाकर फिर एक नए सिरे से तहकीकात वाला मामला। मैं लगारी साहब आपसे तरजीह लूंगा, लेकिन मैं सवाल तैमूर तालपुर साहब से। तालपुर साहब, ये ढेर सारे वो इल्जामात हैं जो शेख साहब कह रहे हैं कि उस जीआईटी में हैं, वो तमाम तर चीज़ें हैं कि कौन कौन लोग किस तरह से मुलव्विस थे। जो लियारी गैंग वॉर पूरे का पूरा बना वो अमन कमेटी के नाम से पहले शुरू हुआ, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उसके लीडर थे, उस वक्त के वो वजीर दाखिला थे, ये तमाम तर चीज़ें थी। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद कैसे हो कि क़यादत को ना मालूम हो? देखिए जी, ये तो जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दूध की तरह सफेद और साफ है। हम सबको पता है उजैर बलोच को कौन सपोर्ट करता था, हमें पता है उजैर बलोच का साथी कौन था, हमें पता है कि वो अहम शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स से पार्टी से अलग क्यों हुई, उजैर बलोच की वजह से। क्योंकि वो जो अनासिर इनको सपोर्ट करते थे उस पे पार्टी की क़यादत पे नाराजगी हुई। इतनी नाराजगी कि आखिर पार्टी से एक अच्छी फैमिली को, पूरी फैमिली को जो है अलग होना पड़ा। आज हमसे बात करें, जैदी साहब हमसे बात करें, आज लोगों के बारे में हलीम आदिल साहब बात करें, सबसे बड़े ये खुद बता माफिया, ये लैंड माफिया, ये मुन्नी बेगम से लेके सारे कराची के टॉप प्लॉट्स पर कब्जा ये इनका, और ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर। जब आपको पता है कि वफाकी हुकूमत किसकी है, वफाकी इदारे किसके अंडर काम कर रहे हैं, और वही रिपोर्ट जो वफाकी इदारों के साथ बैठ के बनाई गई है उसी पर आप बैठ के शक कर रहे हैं। वफाकी इदारों की तो दस्तखत ही नहीं है। तो मैं आप बिल्कुल दस्तखत हैं, ये आप ये बात इनकी मैं नहीं कहता। मैंने उजैर बलोच की सारी 36 पेज की रिपोर्ट पढ़ी है। 36वें पेज पर 4 या 5 एजेंसीज के और एसएसपी के और इनके हर किसी के सिग्नेचर मौजूद हैं। अगर आप कहेंगे मैं भी आपको वो जेआईटी की रिपोर्ट व्हाट्सएप करके दे देता हूँ। और उसमें भी जैसे कि आपने कहा बिल्कुल कुछ नाम निकाला गया है, कुछ चीजें छुपाई गई हैं, और उसमें इसीलिए छुपाई गई हैं क्योंकि जिनको वो सपोर्ट करता था वो जीडीए के आज मेंबर बन के बैठे हुए हैं, जीडीए के सिंध के सरबराह बन के बैठे हुए हैं। उनको लोगों को इन्होंने वफाकी वज़ारत किसने छुपाई है? आप कह रहे हैं कि छुपाई गई हैं कुछ नाम और कुछ चीजें। खुद वफाकी हुकूमत ने ही छुपाई है ना, जिसका नाम निकाला है अपने इत्तेहादियों का निकाला है। एमक्यूएम जो सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम थी वो आज नाम बदल के उनके साथ बैठी हुई है। उनके कारनामे इन लोगों को छुपाने हैं। आपकी दूसरे जो अनासिर थे, जो जिसने उजैर बलोच को उजैर बलोच बनाया, जिसने उसको एक छोटे लेवल से बड़े सर उजैर बलोच जो है वो उजैर बलोच बनते बनते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से उजैर बलोच जाने जाते हों, तो फिर वो आगे से आगे चल रहे हों, उनको एक वजीर का आशीर्वाद भी हो कि वो वजीर दाखिला हो। ये बड़ी अचंभे की बात है कि पूरी की पूरी किसी को मालूम ना हो, सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्जा साहब को मालूम है। लगारी साहब से मैं तज्जिया इस पे ले लूं। सिर्फ उजैर बलोच साहब की वजह से और झगड़े हुए थे और उनको शख्स को वजारत से हटाया गया था। लगारी साहब, ये जुल्फ़िकार इतने ही ताकतवर हैं कि वो पूरी क़यादत को जवाब दे नहीं हैं, और इतने बड़े मामलात हैं, कोई 100 जो 150 के करीब कत्ल हैं वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के सर हैं, वो उजैर बलोच साहब के सर हैं, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात लगाती है कि ये पूरी की पूरी क़यादत है जो इस पूरी चेन का हिस्सा है, उनको अलग किया जा रहा है। असल मसला मुझे समझ में नहीं आता है कि एक क्रिमिनल जो है उसके बारे में इतने सवालात खड़े किए जा रहे हैं और इतना अभाम पैदा किया जा रहा है और इतने शुभात पैदा किए जा रहे हैं
कि जैसे जनाब चलें और पूरी की पूरी किसी लीडरशिप को जाकर गिरफ्तार कर लें। भाई जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जब उनकी सरपरस्ती की थी और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पर कुरान मजीद सर पर रखा हुआ था, तो उनके साथ वही बैठे हुए थे जो उनके उसके अमन कमेटी के लोग थे। और उन लोगों ने क्या किया था उसके बाद, किस तरह लियारी को यरगमाल बनाया, किस तरह लियारी में पीपल्स पार्टी को उन्होंने उसकी बेखो बन उखाड़ के रख दी थी, किस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया था। ये सारी कुछ हमारे सामने हुआ है ना, एक एक चीज़ सामने हुई है। और किस तरह फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से नाराज़गी हुई, किस तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को अलग किया गया पार्टी से, किस तरह से उनको डिस्टेंस किया गया, और उनकी बेगम साहबा किस तरह जाकर बैठी रही कि जी मेरे शौहर के साथ ऐसा ना किया जाए। ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अब हम ये नहीं कहते हैं, चूंकि ये सवालात उठ गए हैं तो इनको हल होना चाहिए। कैसे हो रहा था जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ जलसे हो रहे थे, उज़ैर बलोच वहाँ जलसे करवा रहा था, GDA की लीडरशिप बैठी हुई थी, हमारे अजीज दोस्त अयाज लतीफ़ पलीजो बैठे हुए थे। मैंने लिखा था इस पर, मैंने कहा अयाज लतीफ़ पलीजो आप जहां पर बैठे हो ये आपके लिए खतरनाक जगह है और आप अपने लिए खुद एक मुसीबत। ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का ताल्लुक तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी जमात से हो गया। मैं इस वक्त अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, ये अभी कुछ ही देर पहले अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं ये वो JIT रिपोर्ट नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट तो वफाकी इदारों से मिलकर बनाई गई है। इस रिपोर्ट को कैसे कहा जा सकता है कि ये रिपोर्ट नहीं है? ये क्या इब्हाम हो रहा है कि एक रिपोर्ट है कराची के अमन व अमान से मुतालिक और उसमें ही चीज़ें ऐसी मुबहम हो गई हैं? देखिए, बात सारी चीज़ ये है कि पहली चीज़ जो इस पूरे मुल्क के लिए लम्हे फिक्रिया है कि सानिया बल्दिया जैसा सानिया होता है जी, उस पर एक JIT बनती है और उस रिपोर्ट को निकलवाने के लिए आपको अदालत तक जाना पड़ता है। और अगर आप पूछें कि उन लोग जो इन्वॉल्व थे उनके ऊपर किस किस के एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, उस रिपोर्ट में और लोगों के नाम भी आते हैं और लोगों का जिक्र भी आता है, शुबे आते हैं, उन लोगों को मुल्क से बाहर भी जाने दिया जाता है। तो इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर किस जगह पे खड़ा है। इसी तरह लियारी का देख लीजिए, ये गैंग वॉर का सिलसिला उज़ैर बलोच की, जो उनका बयान हल्फी है और जो मिसिंग पेजेस जिनका लियारी साहब जिक्र कर रहे हैं, जो तस्वीर मंजर आम पे आई है, टाइम अली शाह साहब कहते हैं मैं तो कभी मिला ही नहीं, फरियाल तालपुर कहती है मैं कभी गई नहीं, उसने कभी शर्मिला ने कभी नमाज पढ़ानी सिखाई नहीं, और उनके घर वाले तस्वीर दिखाते हैं इन लोगों की कि ये आए, इन्होंने दिया, इन्हें इनामात दिए, इन्होंने पीस अवार्ड दिया। ये दोनों सारी चीजें बहुत तजाद वाली, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है और तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती अनलेस अनटिल वो मैनिपुलेटेड की हो, क्या किया हो। सही वो जो अवाम के अजहान में शक व शुबात हैं वो ये है कि इस मुल्क में ताकतवर के लिए कानून कोई और है और कमजोर के लिए कानून कोई और है। अब ये हमारी अदालती निज़ाम को, हमारी पुलिस को जी, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, इनके लिए ये लम्हे फिक्रिया है कि अवाम के जहन से इस अबहाम को दूर किया जाए और ये साबित किया जाए कि कानून की निगाह में कमजोर और ताकतवर दोनों बराबर होते हैं। बाकी जो कुछ है वो जरूर इस सारी चीज के मामले में एक बड़ा अहम किरदार रखता है, ये पूरा इशू हाईलाइट होना बड़ा अहम रखता है। लेकिन इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद तो यही है कि मुजरिम को जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मुजरिम जुर्म करके फरार ना हो सके। लेकिन अब ये है कि मुजरिम की ही निशानदही पे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि मुजरिम कौन है। अब उस पे अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि असल पा लिया गया है, सिर्फ एक बंदे पर सारा जो है जुर्म वो डाल दिया गया है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ रहेगा। तो आप सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और कराची की जो हालत हमने देखी है इस पर हम चाहेंगे कि ज़रूर आपसे बात की जाए। ब्रेक के बाद मौसम के बाद जो कराची रहा है उस पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, हमारे मेहमान भी हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं गया और हम बात कर रहे हैं इस वक्त कराची में के इलेक्ट्रिक ने जो कुछ कल किया है और कराची में इस वक्त नालों की सफाई नहीं हुई बल्कि वो पानी इस वक्त सड़कों पर नालों और तालाब की सूरत बना हुआ नजर आ रहा है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली। लगारी साहब, कल तो हर सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही थी, ये क्या मामला है? एक महीने से वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हो रहे थे, जिन इलाके बल्दिया के अंडर हैं, वज़ीर बल्दियात के, वहाँ भी काम नज़र नहीं आया, जो शहरी हुकूमत के अंडर हैं काम वहाँ भी नहीं हुआ। ये शहर जो 3 करोड़ की आबादी का है, ये हर बरसात पे इसी तरह से मुंतज़िर रहता है कि शायद कुछ हो। बिल्कुल पिछले जुलाई और इस जुलाई में कोई फ़र्क नज़र आया आपको? नहीं, बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आया है। असल प्रॉब्लम यह है कि एक लैंड कंट्रोल का इशू हमेशा से रहा है और जुरिस्डिक्शन का इशू भी हमेशा से रहा है। कुछ ज़मीन रेवेन्यू के पास है जो सिंध हुकूमत के पास है, कुछ ज़मीन जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है, कुछ उसकी हदूद में है, कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास है, कुछ कंटोनमेंट बोर्ड्स के पास है। और वहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम है उसके बारे में भी चीज़ें तय नहीं हैं कि कौन डेवलपमेंट कराएगा, किसके पास ज़िम्मेदारी क्या है, कंटोनमेंट बोर्ड्स की ज़िम्मेदारी क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी क्या है, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है, वफाकी हुकूमत की बहुत सी चीज़ें हैं। यानी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, उनका वो जो है सारी सफाई का मामला वो किसके हाथों हल होगा। मेरा ख्याल ये है कि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं अगर ये कर लिया जाए कि तमाम लैंड कंट्रोल वालों को इदारों का एक कंसोर्शियम बना दिया जाए या एक पूरे का सर एक चीज़ तो है ना कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो बाकायदा तौर पर बल्दियात के अंडर है, वजारत बल्दियात के अंडर है, तो वहाँ पर ये चीज़ें भी वो नहीं हो रही हैं। नाले जितने थे वो सफाई नहीं, अब सफाई हो रही है। सिर्फ 3 दिन पहले काम शुरू हुआ और आज तीसरा दिन है। अमजद कायम खानी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, ये अब सुबह से को नालों की सफाई का अमल शुरू हुआ है क्या? शहर कायद में मानसून का पहला स्पेल जारी है। हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो नालों की सफाई है उसका अमल भी जारी है। शहर के जो मरकज़ी चौकिंग पॉइंट्स हैं उनकी सफाई कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं UC 36 FC एरिया के चेयरमैन साजिद साहब से जान लेते हैं। साजिद साहब, फरमाइएगा अब तक नाला सफाई के हवाले से कितना काम कर लिया गया है और कितना अब बाकी है? देखिए, काम तो 2 दिन पहले भी हुआ था, ग्रैब के जरिए इसको उठाया गया था और ये सुबह 9 बजे से 2 मशीनरी लगी हुई है, एक DMC की और एक KMC की है। लेकिन काम तो आपको पता है कि नाले के साथ जो मुकामी लोग रह रहे हैं ये कचरा फेंकते हैं, इसमें अलमारी, सोफे और इंडस्ट्रियल एरिया भी साथ साथ है, जिसकी वजह से ये जब तक इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी ये नाला साफ़ नहीं हो सकता, बरसाती नाला। जी बिल्कुल, जो चेयरमैन हैं UC चेयरमैन यही कह रहे थे कि अगर सारा साल भी सफाई कर ली जाए और नाले में कचरा फेंकने पर पाबंदी ना लगा जाए या उस पर सख्ती से अमल ना कराया जाए तो ये सारा साल यही सूरत हाल रहेगी। हर साल बारिशों में यही होता है कि बारिशों से कबल जो है वो KMC और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो नालों की सफाई के लिए आगे आती है और ये मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो नाले के अतराफ़ में जो लोग मौजूद हैं जिनमें से अक्सरियत जो है नाजायज़ काबजीन की है, वो इसमें कचरा डालते हैं जिसमें बड़ा कचरा भी शामिल है, जिसके बायस जो है वो बरसाती पानी और सेवरेज का जो अमजद कायम खानी हमें आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त नालों है, लेकिन ये नाले सफाई करना इस मानसून के दौरान खासा एक मुश्किल काम बहरहाल होगा। लेकिन ये हर साल की तरह मानसून के आगाज़ के साथ ही चंद नालों की सफाई का अमल होता है। पूरा साल शायद बल्दियात और जितने भी महकमे हैं वो सोए नज़र आते हैं, लेकिन एक महकमा वो जाग रहा है और वो है के इलेक्ट्रिक। वो हर ऐसे अमल पर फौरी तौर पर तैयार होता है कि बिजली मुनक़ता कर दी जाए, फीडर उनके ट्रिप हो जाएं। सूरत हाल क्या है? कफील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। कफील, के इलेक्ट्रिक के कल से हमने ये देखा जैसे बारिश हुई उसके बाद आधे से ज़्यादा शहर घंटों बंद रहा है। देखिए, बाराने रहमत जो अल्लाह ताला ने बरसाए कराची वालों के लिए, लेकिन उसको जहमत किसने बनाया? बल्दियाती इदारे और जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो बिजली की ताहाल इस वक्त बिजली बंद है मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें मलीर, शाह फैसल, बल्दिया, लांडी है, नॉर्थ कराची के मुताबिक इलाके हैं, लाइन्स एरिया है, PNT कॉलोनी, रात भर लोगों ने रात जाग कर गुजारी है, वहाँ बिजली मुअत्तल थी। ये तमाम सूरत हाल रही है। के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान का कहना ये है कि बाज़ इलाकों में जो नशेबी इलाके हैं वहाँ बिजली खुद बंद की गई है, ये खुदा न खास्ता कोई करंट लगने के वाक़यात पेश ना आए। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि अर्थिंग के जो पोल्स पर जो है वो अर्थिंग की गई है और कुंडे रिमूव किए गए। लेकिन इस वक्त जो अज़ियत से 2-4 हैं कराची के शहरी, जिसमें उनको जो है वो रात से बहुत से इलाकों में बिजली नहीं है, वो क्या करें? इस वक्त परेशान हैं, 2-2 कमरों के घर हैं,
बहुत कंजेस्टेड एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है वो लोगों का गुजरना महाल है, लेकिन वहाँ पर भी बिजली मुअत्तल है। तो लोग ऐसे में क्या करेंगे, और जो लोग कोरोना की वजह से आइसोलेट है घरों के अंदर, वो भी क्या करेंगे। तो हम शहरियों को यही मुतालबा है कि खुदारा बिजली बहाल करें, जो एक बुनियादी ज़रूरत है। जब बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो एटलीस्ट बिजली बहाल की जानी चाहिए, ताकि जो एक परेशानी के शिकार हैं शहरी। ठीक है, कफील अहमद हमें आगाह कर रहे हैं कि एक तरफ जो है वो नज़र नहीं आ रही है कि कब है, कब आनी है, कोई पता नहीं है। नज़ीर लगारी साहब, ये के इलेक्ट्रिक तो पूरी तरह से आश्कार पहले ही हो चुका, पूरे जून के महीने में जिस तरह से लोड शेडिंग और अनस्केड्यूल लोड शेडिंग की गई, कहाँ पे किस तरह से लोड मैनेजमेंट के नाम पर बंद की गई। अब बारिश के लिए तो उनके पास बहाना है कि बारिश होगी तो वो फौरी तौर पर बंद कर देंगे क्योंकि किसी को करंट ना लग जाए। ये उनके पास हल निकला है पूरे एक साल में। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक हल्का सा इशारा किया था कि एक इजलास हुआ था गवर्नर हाउस में जी। आज से बहुत अरसा पहले इसकी प्राइवेटाइजेशन के बाद। तो उस गवर्नर हाउस के इजलास में गवर्नर भी मौजूद थे और हाई ऑफिशल्स भी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। और वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड हार्ब्रूक। और रिचर्ड हार्ब्रूक ने कहा था कि KESC की प्राइवेटाइजेशन के बाद इस मामले पर कोई शख्स कोई बात नहीं करेगा। इसका सारा कंट्रोल गवर्नर के हाथ में दे दिया गया है और किसी को तनकीद करने का हक नहीं होगा और किसी से कोई बात करने की हक नहीं होगी। और के इलेक्ट्रिक की या उस ज़माने की जो KESC हुआ करती थी उसकी कारकर्दगी के ऊपर किसी को भी सवाल उठाने की इजाज़त नहीं होगी, ये कहा था रिचर्ड हार्ब्रूक ने। और उसको सुनने वाले लोग जो थे, उस मीटिंग में मौजूद लोग थे, मैंने उनसे ये सारी बातें सुनी हैं। और गवर्नर इशरतुल इबाद को ये सारा मामला उनके हवाले किया गया था और MQM के हवाले किया गया था। और उसके बाद जो है जो हालत हुई है इसकी KESC की या के इलेक्ट्रिक की, और उसके बाद दीगर तमाम इदारों की जो हालत हुई है और जिस तरह से ओनरशिप इतनी बड़ी सुपरविजन में ट्रांसफर की गई थी, तो फिर आपके पास बहुत से तो सर इसका मतलब है कि अब कोई पूछने वाला है, इसको कोई नहीं पूछ सकता। इसलिए कि कोई नहीं पूछ सकता, इसलिए कि फरमान कहीं और से आया था और हमारे सारे के सारे लोग, सारे के सारे इदारे, सारे महकमे सब उसी माई बाप के मातहत होते हैं। और जब माई बाप का आर्डर हो जाए तो वो बहुत बड़ा आर्डर होता है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो सर प्रेशर किसी भी तरह का डेवलप नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें बदल गई, लोग बदल गए, क्या फिर सियासी जमातों के अपने स्टेक हैं? एक आ गया के इलेक्ट्रिक में उनके भांजे भतीजे लोग भर्ती करके सबकी जबाबंदी भी कर ली गई। मेरा ख्याल है कि ये अगर आप ये ख्याल करते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा सोवरेन हैं तो ये आपकी अपनी खुशगुमानी है। हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम सवाल नहीं उठा सकते, जिनके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते हैं, जिनके बारे में जानते हुए हम बात नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और समझ नहीं आएगा कि यार हम इस मुल्क में कैसे रह रहे हैं। ये हमारी हज़ारा साल से हम यहाँ रह रहे हैं, ये हमारी सरजमीन है, हमारे आबा अजदाद की सरजमीन है। और यही पूरे का पूरा जोग्राफिया गिलगित बल्तिस्तान से लेकर तुफ्तान तक और जीवनी तक, ये सारे का सारा एंटिटी है और सारे का सारा एक मुल्क है। और ये नहीं है कि हम इंडिया जो है वो ये सारी वादी सिंध हमेशा अलग रही है। लेकिन लगारी साहब इतना सॉवरन तो है कि हम अपनी ही चीजों को बेहतर तो कर सकते हैं। हम खराब करते हैं, हमें खराब करने की इजाजत है, हमें ठीक करने की इजाजत नहीं। तो लगारी साहब के इलेक्ट्रिक को तो चलें, आपने कर लिया ना, रिचर्ड हार्ब्रूक से आ गया, लेकिन सर ये गुजर नाला तो साफ हो सकता है। सर ये लिहारी नदी तो साफ हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि आप हल्की सी भी हरकत करते हैं, किसी तरफ जाते हैं डेवलपमेंट की तरफ, तो आपको बहुत से इदारे आ जाते हैं। आप कहां जाएंगे, आपके पास कैसी कैसी रुकावटें आएंगी, कैसे कैसे मसाले नहीं। लेकिन उसके बावजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं ये पूरे ईमानदारी से कहता हूं कि ना करें सियासत। भाई किसने कहा है आपको सियासत करने के लिए? अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते हैं, अगर आप अवाम के साथ नहीं खड़े होते हैं, अगर आप लोगों के साथ नहीं खड़े होते हैं, तो किसने कहा है कि आप बादशाह मुअज़्ज़म के साथ जाकर खड़े हो जाएं और जाकर जरूर इक़्तिदार में आने के लिए सारा कुछ करें? अगर ये तो फिर सॉवरेनिटी का मामला हो गया कि हम कुछ कर ही ना पाए, इतने हम पाबंद हैं। बिल्कुल ये अब देखना ही है कि अगर मामला आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर अताउर रहमान साहब और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा।
कोरोना से हजारों खानदान रंजीदा, हुक्मरान और अवाम अब भी गैर संजीदा। मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में ये तादाद 2,35,000 तक पहुंच चुकी है, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि 1,34,000 के करीब अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब और कोरोना वायरस की टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं, मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त तहकीक हो रही है। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में अब मरीजों की तादाद भी ऐसे रुकी हुई नज़र आ रही है और टेस्ट भी कम हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में ये कोरोना कंट्रोल हो गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता यह है कि जो प्लेटो है वो पहुंच चुका है और जो जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा था पिछले 2 हफ्ते में आप देख रहे हैं कि ये स्टडी हो गई है और ये वापस घटना शुरू हुई है। यानी कि हम 5,500-6,000 केसेस रोज़ाना तक पहुँचे थे, अब वापस तकरीबन 4,000-4,500 केसेस रोज़ाना पे आ गए हैं। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। इससे लगता है कि अब हालात जो हैं वो कंट्रोल होते जा रहे हैं और अमवात की शरह जो है वो भी काफ़ी कम है उन अमवात की शरह से जो आज से 2 हफ्ते पहले थी। तो सूरत हाल बहुत बेहतर लग रही है और इसमें हुकूमत का जो सिस्टम है उसका बहुत अहम हाथ है कि उन्होंने सेलेक्टिव लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाक़ों में किया है और वहाँ पे सख्त लॉकडाउन किया है जहाँ जहाँ लॉकडाउन किया है और उसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसको फिर रिवाइज़ कर रहे हैं। ये असद उमर साहब की निगरानी में ये प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके बड़े अच्छे नताइज अब आने शुरू हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा गया कि जुलाई और अगस्त जो है वो पीक हो सकती है, तो ये किस तनासुर में है कि जुलाई और अगस्त किस वजह से पीक हो सकती है? क्योंकि इस वक्त मार्केट्स और चीज़ें खुली हैं, क्या ये वजह? बात यह है कि अभी ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि हम ये वापस नहीं बढ़ेगा जुलाई और अगस्त में। ये टेम्परेरी फिनोमेना है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वेव्स आती हैं इस वायरस की और वो वेव्स जो हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं कि किस शहर में कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग किस हद तक हो रही है। तो बहुत से ममालिक में आपने देखा कि काफ़ी कंट्रोल होने के बाद फिर दोबारा फैलना शुरू हो गया। तो जो अंदाज़ा लगाया था पहले हुकूमत ने कि ये 10-12 लाख केसेस हो सकते हैं जुलाई में और अगस्त में, हो सकता है वो पहुँचे, लेकिन अब जो इस वक्त फैक्ट्स फिगर्स आ रहे हैं वो लगता है कि इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और चीज़ें खासी काबू में रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि कुछ ममालिक में टेस्ट बहुत ज़्यादा किए जा रहे थे, कंपल्सरी भी टेस्ट कर दिया गया, कुछ खलीजी ममालिक में भी हमने देखा, लेकिन पाकिस्तान में अब कहा गया कि जिसमें सिम्टम होंगे उसके लिए टेस्ट रिकमेंडेशन होगी, वो टेस्ट होगा। तो क्या आप नहीं समझते कि टेस्ट को ज़्यादा किया जाना भी ज़रूरी है ताकि हमें एक नंबर मालूम हो सके कि कितने लोग हो सकते हैं? जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये रिकमेंड किया था कि कम से कम पॉपुलेशन का 1% यानी कि 22 करोड़ अफराद हैं तो 22 लाख लोगों का टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन आपने इससे बहुत कम किया है और आपने जो जनरल टेस्टिंग होनी चाहिए थी, जो रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं की, ये बहुत कम की है। तो इसलिए आपको सिर्फ जो सिम्टम वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, उनकी टेस्ट हो रहे हैं। तो एक्चुअल तादाद मरीज़ों की हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो उस तादाद से जो कि हमें सिर्फ उन टेस्ट से अंदाज़ा हो रहा है जो कि सिम्टम वाले लोगों की टेस्टिंग हो रही है। सही। और कुछ एविडेंस ये भी है कि अमवात की तादाद भी उस तादाद से ज़्यादा है जो हुकूमत दे रही है, क्योंकि जो डेटा कब्रिस्तान से जो कलेक्ट किया है, अभी ये रिपोर्ट भी आई थी BBC पर, उससे भी लग रहा था कि अमवात की शरह कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हालात बहुत काबू में हैं उन हालात से दूसरे ममालिक में हैं। तो अल्लाह करे कि ये इस तरह ही सूरत हाल डॉक्टर साहब, एसिम्टोमेटिक के हवाले से ये बात की गई थी WHO की जानिब से, जो एसिम्टोमेटिक हैं उनसे ये फैल नहीं रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये भी एक वजह है कि टेस्ट कम हो रहे हैं और मरज़ उस तरह से नहीं फैला? बात यह है कि ये बात सही नहीं है कि जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं उनसे ये नहीं फैलता, उनसे फैलता ज़रूर है, लेकिन फैलने की जो शरह है कम होती है उनसे, उन लोगों के मुकाबले में जिनमें सिम्टम्स हैं। तो जो लाहौर में स्टडी की गई थी, एक लम्स ने जो की थी, उससे तो लग रहा था कि काफ़ी बड़ी तादाद मुब्तला हो चुकी है। लाहौर में कई लाख, 6 या 7 लाख लोग खाली शहर में मुब्तला हो चुके हैं उससे। लेकिन जो
इस वक्त जो फिगर्स आ रहे हैं उससे लगता है कि चीज़ें खासी कंट्रोल के अंदर हैं। सही। और ये अगले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में अंदाज़ा होगा कि ये जो है ये तो अगले 2 से 3 हफ्ते में अगर इसी तरह से कंट्रोल रहती हैं चीज़ें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, साइंसदान हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पर मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम से कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।